हेलो एवरीवन। आज हमारा ये सेट 2 है। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली। आप देख सकते हो इस बुक का ये सेट 2 है। जीडीसी एग्जाम के लिए जितना जीएस में पूछा जाएगा उतना हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट है, 30 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ अपने आज के पहले प्रश्न पर। इससे पहले हमने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने देखा होगा वो क्लास। नहीं तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वेद में सवा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था? तो किस वेद में बोला गया है? अथर्व वेद में बोला गया है। किसमें? अथर्व वेद में। यानी वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है। इट मींस ओल्ड सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। और प्लस सबसे नवीनतम कौन सा लिखा गया था? अथर्व वेद ही लिखा गया था सबसे नवीनतम। आपने देखा होगा ना, कई बार सत्यमेव जयते नोट्स पर भी या फिर अशोक सिंह उस पर भी लिखा है। तो ये अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद उससे लिया गया था। ठीक है ना, समझ लो। आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है तो उसको आप ऐसे कर ले जाओगे। दूसरा प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला है कि सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। यस, यानी पोषक थे ये। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। इट मींस जब सातवाहन फेज था तो उसमें जो लोक कला थी उसको ज्यादा महत्व दिया गया था। तो ये क्या लाइन है? जनरली सही लाइन है। इसका राइट आंसर क्या है? बी है। देन दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? ये बताना है आपको। तो इसका निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने किया था। किसने किया था? शेर शाह ने इसका निर्माण किया था। ठीक है ना। देन अगला है, इनकी आप एक्सप्लेनेशन भी देखते जाना साथ साथ में। अगर आपके पास बुक्स हो तो उसमें देख लेना, नहीं तो पीडीएफ आप टेलीग्राम @onlyjrf उसमें मेंशन कर देना, मिल जाएगी आपको। देन फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये बताना है आपको। इट मींस इसमें आपको क्या चूज करना है? सही नहीं है ये बताना है। तो बाकी यानी कि 3 ऑप्शन है वे सही हैं। चौथा ऑप्शन है वो कौन सा है? सही नहीं है, वो बताना है आपको। तो चौथा ऑप्शन कौन सा है? सी सही नहीं है। इसको आप एक्सप्लेनेशन में देख लो एक बार समझने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है ना। देन फोर्थ पर आ जाओ आप। प्रश्नगत कथनों में सी कथन सही नहीं है जबकि अन्य विकल्पों के कथन सही हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की क्रांति को तिलांजलि दे दी गई थी। इनके समय भारत के इतिहास में बेटिंग है उनको यानी सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। विलियम बेटिंग थे ना, तो उनको सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। इस संदर्भ में नहीं है। किस संदर्भ में नहीं है? अगेन आप अपने प्रश्न पर आओ। क्या लिखा है आपके प्रश्न में? आपके प्रश्न में लिखा है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग को सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक थे और ब्रिटिश साम्राज्य की संग्रहित या गहरी नींव रखी थी। ये बात क्या है? ये नहीं है। इन जनरल लॉर्ड जैसे रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग, वेलेजली थे, डलहौजी थे, ये लोग साम्राज्य यानी ब्रिटिश साम्राज्य था तो इनके समय ब्रिटिश साम्राज्य ज्यादा विस्तार हुआ था। और विलियम बेटिंग है तो इनके समय ब्रिटिश साम्राज्य कम विस्तार हुआ था। ठीक है ना, इसीलिए मैचिंग नहीं है, करेक्ट नहीं है। अगला है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। ये यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स हुआ था ना, तो उसमें भी डिक्टो प्रश्न पूछा था एक आंदोलन से संबंधित। देन उसका क्षेत्र वगैरह क्या था। इसको एक बार आप चाहो तो डिटेल देख लो।
तो डिटेल में क्या है उसमें पता चल जाएगा कि किसने ये चालू किया था। देन ए का आंदोलन, इसका टाइम क्या है 1921 से 22, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? मदारी पासी एक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यूपी इनका क्षेत्र है। ऐसे याद करना है, देन आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। देन फिर अगले, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन आएगा छठवां। क्वेश्चन छठवां देखो कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ग्लिसरॉल का किया जाता है, अन्य का क्यों नहीं किया जाता है आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी बस बेसिक आएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि विस्फोटक के रूप में किसका यूज हो सकता है, तो किसका? ग्लिसरॉल का हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाकी यानी कि 3 ऑप्शन सुमेलित हैं, एक नहीं है, वो बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कि डी सुमेलित नहीं है ना, घटपर्णी, परजीवी, आवृत्तिबीजी। बाकी ईस्ट सुमेलित है, किण्वन यानी ईस्ट से किण्वन है, कैसिन से दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा से आवृत बीजी है, ये सुमेलित है। देन फिर ये सुमेलित क्यों नहीं है? क्योंकि परजीवी आवृत बीजी क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जुड़े होते हैं। यहां पर आप एक बार, देन क्वेश्चन नंबर 5 7, क्वेश्चन नंबर 7, घटपर्णी जो नेफेंथीस का पौधा परजीवी नहीं बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। तो ये किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसीलिए इनमें या इनको भोजन मिलता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहां मृदा की या मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। अन्य प्रश्न युग्म है वो सही सुमेलित है, एक नहीं था, ठीक है ना। अब आ जाओ अगले पर, क्वेश्चन नंबर 8वें पर। देन क्वेश्चन नंबर 8, तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो कहां पर उत्पादित होती है? शैवालों से। कहां से उत्पादित होती है अधिकतम ऑक्सीजन? तो कहां से होती है? शैवालों से होती है। कहां से होती है? शैवालों से होती है। बेसिकली जो शैवाल्स होते हैं ना, वो समुद्र में पाए जाते हैं। कहां पर? इतना तो पता होगा ना आपको कि समुद्र में ये पाए जाते हैं। समुद्र में यानी कि लार्ज लेवल पर शैवाल्स हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन का निर्माण भी सबसे ज्यादा शैवाल ही करेंगे। कभी कभार आपने न्यूज में सुना होगा कि शैवाल आधारित किसी शहर में एक ट्री लगाया जा रहा है, जिससे या पास पास में रोड के किनारे, जिससे कि पॉल्यूशन वगैरह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। तो वह यानी वह इन्हीं शैवाल से संबंधित है। अब आ जाओ, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है आपको, इनको क्या करना है? मैच करना है आपको। क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। देन अगर आपने इसमें से कोई सा भी लगा लिया एक, तो उससे आपका ये बन जाएगा। देन एक कौन सा लगाएंगे आप इसमें, वो सोचो। सबसे पहले पर आप जाओ, जैसे गंजापन आपने सुना होगा कि बालों में फ्यास वगैरह हो जाती है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यानी वहां पे क्या लग जाता है? फंगी लग जाता है, कवक वगैरह लग जाता है। तो इट मीन्स हमें दिखाई दे रहा है कि गंजापन किससे जा रहा है? कवक से जाएगा, यानी कि सी का 2 से जाएगा। तो सी का 2 से देखो, सी का 2 से देखेंगे आप, तो सी का 2 किसी में नहीं है, बस एक ही में सी का 2, तो वही मिल जा रहा है आपको आंसर। देख रहे हो कितना आसान हो गया कि बस हमें एक पता चल गया, गंजापन कवक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहां पर समझ लो, यानी फ्लैक्स है वो किससे संबंधित है? जीवाणु से। देन एड्स है वो किससे संबंधित है? विषाणु से। देन फिर जो गंजापन है वो तो कवक से ही है, और देन मलेरिया है वो किससे है? प्रोटोजोआ से संबंधित है, ठीक है।
अगले प्रश्न पर आ जाओ। कुछ संस्थाएं दे रखी हैं आपको और देन ये पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसका? बी सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? बी सही सुमेलित नहीं है। इसमें यानी कि अब ये कुछ संस्थाएं इनके पूछा है कि कहाँ पर स्थित हैं, तो इससे संबंधित आपके यानी एक्सप्लेनेशन में नोट्स में एक अच्छा पॉइंट दे रखे हैं, बता दिया है वहां पर कि कौन सी संस्था कहाँ पर है। ठीक है, अब जैसे कौन सी सुमेलित सही नहीं है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है ना? देन फिर आगे आ जाओ अपने प्रश्न पर। आपको एक्सप्लेनेशन तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, बस क्वेश्चन लगाने हैं हमें यहाँ पर, यही पर्पज से आए थे हम। देन फिर क्योंकि प्रैक्टिस सेट है नाम से प्रैक्टिस हो जाए, बस आपकी आंसर पता चल जाए आपको। देन 11वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं ना कभी भी निलंबित। देन फिर क्या है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, यस निलंबित किए जा सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। देन फिर अगला है क्वेश्चन, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल यानी जो मौलिक अधिकार से संबंधित है उनको निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया था, ये बताना है आपको। तो बाकी देखो, ये भी 42 है संविधान, ये भी, तो समान आचार संहिता आर्टिकल कौन सा है? 44 है। ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल है, अलग जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देन 13वां क्वेश्चन, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। बोल सकते हैं कि स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है ना? देन अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। क्या ये एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों सही हैं किंतु इन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बागान कहते हैं? कहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है ये बताओ। सबसे जो व्यापारी आया था ना वास्को डी गामा, वो कहाँ पर गया था? तो कहाँ पर गया था? कालीकट तट पर, केरल में। तो ऑब्वियसली मसालों का बागान कहाँ होगा? केरल पर होगा। कहाँ पर होगा? केरल पर होगा। देन फिर आपके 14 प्रश्न हो चुके हैं, आगे बढ़े। देन आगे आ जाओ 15 नंबर पर क्वेश्चन पर। अब ये कुछ आपको यानी स्तन दे रखे हैं, साइड दे रखे हैं, दूसरी तरफ खनिज दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला है अंकलेश्वर, ये किसके साथ मैच है ये करना है। दिल्ली राजहरा, ये मैच करना है। अब देखो इसमें हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझेंगे इसको। अंकलेश्वर गुजरात में, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो अंकलेश्वर कहाँ पर है? अंकलेश्वर गुजरात में है। हम देखो और भी आसान करते हैं इसको। आप देखो जो खेतड़ी है राजस्थान में पाई, यानी कि खेतड़ी राजस्थान में जगह है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी आपने, या प्रेजेंट में सुना होगा कि खेतड़ी से हम क्या मंगाते हैं? तांबा मंगाते हैं। खेतड़ी से तांबा मंगाते हैं। तो डी का कौन सा हो जाएगा? 3। डी का 3 किसी में है बताओ, ये बताओ। एक में है ना बस। आंसर पहुंच गए आप, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कभी एक बार हम ना एक ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो अब, थोड़ा सा समझ लो। जैसे अंकलेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है ना? अंकलेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में। देन दिल्ली राजहरा, ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और देन कोडरमा, ये कहाँ पर है? ये J&K में है। कहाँ पर है? सॉरी J&K नहीं, झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है ना?
ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 16वां। सूची 1 और सूची 2 दी है आपको। अब इसमें मैच करना है आपको। ये संस्थान है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी संस्थान टिपिकल है, फिर भी इसका राइट आंसर क्या है? वी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला देखो, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा है वो नहीं गुजरती है, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य और कौन कौन से हैं? दो, एक तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। दो और कौन से राज्य हैं? एक उड़ीसा है, एक उड़ीसा है और दूसरा एमपी है। कौन सा है? एमपी है। तो मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने पर? 82.5 डिग्री, लगभग 82 सही 1/2 डिग्री इस लाइन से गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से। ठीक है, इन 5 राज्य हैं, कौन कौन से? ऊपर आपका हो गया यूपी, यूपी के नीचे देन यानी कि छत्तीसगढ़, एमपी और फिर उड़ीसा, कितने हो गए? और देन उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ऐसे करके राज्य हो जाते हैं। अब आपका जो आंध्र प्रदेश नहीं, आपका जो एमपी है और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों से कर्क और मकर रेखा दोनों राज्यों से गुजरती है, ये भी याद कर लो आप बस। अगला प्रश्न है, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए ये है। दूसरा है, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, किसी दिए गए क्षेत्र में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला सही है। तो आंसर क्या है? सी है। एक बार चाहो तो देख लो इसको एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 18, अनाज उपज को काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे सामान्यतः प्रति हेक्टेयर काटी गई भूमि पर किलोग्राम में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। मापे जाने वाले अनाजों में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, राई, बाजरा, ज्वार, देन कुछ मिश्रित अनाज हैं, ये शामिल होते हैं। अतः कथन कौन सा सही है? ये सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कुल उत्पादन की बात कर रहा है, अनाज फसलों का कुल उत्पादन। अब ये मैथ के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस सेट है तो लगाओ आप। देन यानी कि 19 का आंसर क्या है? डी आएगा। क्या आएगा? 19 का डी आएगा। देन 20 का ए आएगा और देन 21 का ए आएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो बन जाएंगे आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 22, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है ओजोन मंडल को? यानी जो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है ना, तो उसको कौन विनियमित करता है नेचुरली रूप में? तो कौन करता है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नियमित या विनियमित करती है। ठीक है, इससे पहले हमने यानी पहले प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन देखे थे ओजोन के, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख लेना आप प्रैक्टिस सेट 1 को। देन अगला है, नवंबर 2025 में 10वां ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6वां वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में किया गया था। देन 24 क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसी लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 के लिए चुना गया था? तो किसको चुना गया था? किसको चुना गया था? बेलामाला सिम्मान्ना। किनको? बेलामाला सिम्मान्ना। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट है, भारत की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपको क्या बताना है?
सही नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें यानी कि 4 ऑप्शन है, चारों में इसकी भी डेट सही दी है, इसकी भी दी है, इसकी भी दी है, इसकी गलत दी है। यानी कि फिर योग की डेट कब है, तो योग की डेट कब है, 2016 है योग की डेट, ठीक है ना, इसीलिए ये गलत है। देन फिर आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो आयात की प्रक्रिया आरंभ कहां से होती है, इंडेंट से होती है। कहां से होती है, इंडेंट से आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसको आप एक बार एक्सप्लेन देख लो, ये जरूरी है एक्सप्लेन में समझना। देन फिर क्वेश्चन नंबर 26, आयातक सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास आयात के लिए अभीष्ट विदेशी विनिमय हेतु आवेदन करता है। विदेशी विनिमय स्वीकृति होने के पश्चात आयातक इंडेंट के माध्यम से निर्यातक को आपूर्ति हेतु ऑर्डर देता है, जिससे आयात की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 27वां है आपका। देन क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से इसरो का कौन सा संस्थान बेंगलुरु में नहीं है। एक संस्थान बेंगलुरु में नहीं है, बाकी कहां पर है, अदर स्टेट में। तो वो कौन सा है, तो कौन सा है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र नहीं है। ये कहां पर है फिर, ये गुजरात में स्थित है। कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, ऑब्वियसली सांस लेने से वेट में वृद्धि होगी, तो रीडिंग क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। देन 29, शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विकल्प डी सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, डी सही नहीं है। एक कब है, 2024 में शामिल है, बाकी सभी करेक्ट ऑप्शन है। 2024 में असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृतिक और पाली भाषा को जोड़ा गया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं, तो हमें उनको याद करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए याद ऐसे कर लो, मेरे, आप गणेश जी को मानते होंगे तो मेरे बप्पा करके कुछ, ठीक है ना, तो मेरे बप्पा। तो M4 क्या हो जाएगा आपका, मराठी, और B4 क्या हो जाएगा, बंगाली, A4 क्या हो जाएगा, असमिया, P4 प्राकृतिक, देन P4 पाली। ऐसे करके इनको आप याद कर ले जाओगे, आसान हो जाएगा बस आपके लिए। देन 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको, कि एक सही नहीं है बाकी तीनों सही हैं। तो एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप मैक्सिको में आयोजित होगा, ये बात गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। तो कहां पर आयोजन होगा इसका, पोलैंड में होगा। कहां पर होगा, पोलैंड में होगा। कहां पर, पोलैंड में होगा, ठीक है। तो इसीलिए का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।